नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीए सेकेंड ईयर के थ्योरी पेपर भारतीय चित्रकला के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम 3 सेक्शन को कवर कर चुके हैं। आज तीसरे सेक्शन का लास्ट चैप्टर अपना है। हम भारतीय प्रागैतिहासिक कला से अध्ययन हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी शैलियों को हमने देखा। पिछले वीडियोस में हमने उनका अध्ययन किया। उसके बाद हम भारतीय कला के आधुनिक स्वरूप की ओर बढ़े और उसमें हमने भारतीय कला के पतन की स्थिति भी देखी। पटना शैली, जहां भारतीय कला का पतन लगभग स्पष्ट नजर आ रहा था, वो पटना शैली भी हमने पढ़ी। इसके बाद स्वतंत्र चित्रकार के रूप में हमने राजा रवि वर्मा को भी देखा और फिर जो दौर आया वो दौर था भारतीय कला के पुनरुत्थान का, यानी जिसको हम बंगाल शैली के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की है। तो बंगाल शैली यानी भारतीय कला के पुनरुत्थान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ नाम, बड़े नाम जो सामने आते हैं, उनमें एक नाम है असित कुमार हालदार का, जो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। असित कुमार हालदार भारतीय कला के पुनरुत्थान से गहरे तक जुड़े हैं और अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से रहे हैं। ईबी हेवल की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ ने भारतीय कला का पुनरुत्थान का सूत्रपात किया था और असित कुमार हालदार, अब्दुल रहमान चुगताई, नंदलाल बसु, ये ऐसे कलाकार हैं जो इसमें शामिल थे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं असित कुमार हालदार की। असित कुमार हालदार। असित कुमार हालदार का जो समय है वो 1890 से लेकर 1964 तक का है। 1890 से 1964 तक का समय असित कुमार हालदार का है। असित कुमार हालदार जो है वो प्रारंभ से ही अपने चित्रकला विषय के प्रति काफी रुचि उनकी रही। 15 वर्ष की आयु में असित कुमार हालदार ने कलकत्ता की गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और यहां पर उन्होंने ईबी हेवल और आनंद कुमार स्वामी जैसे विद्वानों के सानिध्य में या उनके देख रेख में अपनी कला का अध्ययन किया। यही वो दौर था जब भारतीय कला के पुनरुत्थान का समय था और जितनी भी गतिविधियां हो रही थी वो भारतीय कला के पुनरुत्थान से, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये उस आंदोलन का हिस्सा भी बने। असित कुमार हालदार की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंस 2-3 बातों से बहुत खास हो जाती है कि एक तो 1910 में असित कुमार हालदार ने लेडी हेरिंगम जो है, लेडी हेरिंगम जो है वो इंग्लिश लेडी थी, यानी अंग्रेज महिला थी। इनके नेतृत्व में नंदलाल बसु के साथ अजंता की प्रतिकृतियां बनाने का, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में इनको जो काम मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये साल था 1910 का। इसमें इन्होंने अजंता की प्रतिकृतियां बनाने का काम इनको मिला। ये बहुत बड़ा काम था, अजंता के चित्रों की प्रतिकृतियां, यानी उनकी कॉपी करने के लिए प्रतिकृतियां बनाने का काम इनको सौंपा गया लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, जिसमें नंदलाल बसु भी शामिल थे। ये जो काम था उसका इनके काम पर यह प्रभाव पड़ा, यानी इनकी कला पर यह प्रभाव पड़ा कि अजंता के चित्रों के दौरान वहां की जो विशेषताएं थी, वो जो रेखाएं थी, वो रंग थे, वो उसकी जो आत्मा थी, वो कहीं ना कहीं असित कुमार हालदार के चित्रों के लिए प्रेरक बनी और उनका प्रभाव इनकी कृतियों में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 1910 में इन्होंने अजंता की चित्रकृतियां बनाई और 1917 से 21 तक 1917 से
21 तक इन्होंने बाघ की गुफा की चित्रकृतियां बनाई। बाघ गुफा के बारे में भी आप लोगों को जानकारी है। बाघ गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। बाघ गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां। और इसके बाद इससे पहले ये 1914 में इनको जोगीमारा गुफा की चित्रों के भी कॉपी करने का काम सौंपा गया था। जोगीमारा, यहां के चित्रों की भी इन्होंने क्या बनाई, प्रतिकृतियां, जोगीमारा गुफा की भी। तो एक तरह से भारतीय कला की जो मूल, जिसके आधार पर हम भारतीय कला का विवेचन करते हैं, उन कलाकृतियों का इन्होंने काफी गहरे से अध्ययन किया था, क्योंकि उनकी प्रतिकृतियां बनाते हुए उनसे काफी इनका गहराई से नाता जुड़ा था। तो उन कलाकृतियों का, उन भारतीय विशेषताओं का इनकी कला में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो असित कुमार जो हालदार थे, वो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर, जब ब्रिटिश शासन यहां पर था, तो वहां के जो जॉर्ज पंचम थे, उनके आगमन पर कोलकाता में स्वागत जो शामियाना बनाया गया था, उसमें फ्रेस्को टेक्निक से, फ्रेस्को भित्ति चित्रण की एक तकनीक है, फ्रेस्को टेक्निक से चित्रों को इन्होंने, शामियाने को चित्रित किया था। ये बहुत खास बात इनकी है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है। उन पुस्तकों के नाम मैं आपको बता देता हूं, याद रखने की चीज है। असित कुमार हालदार, असित बाबू की जो पुस्तकें हैं, उनमें एक तो इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस, ये एक पुस्तक का नाम है इनकी। दूसरी पुस्तक जो इनकी थी वो थी गौतम गाथा। एक और पुस्तक की इनकी भारतीय चित्रकला। ये शिक्षक भी रहे हैं, तो इनका अध्यापन से काफी गहरा नाता था। भारतीय चित्रकला और ललित कला की धारा, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, और मेघदूत और ऋतु संहार का भी इन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया। तो ये काफी इनका अध्यापन से ताल्लुक था। कला की बात करें तो कला यात्रा जो थी वो इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर, यानी कि प्राचीन जो इतिहास की घटनाएं हैं उन पर लगभग 30 चित्रों की इन्होंने रचना की, जिनमें यह अनजान सफर, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, ऐसे नाम के इन्होंने चित्र बनाए। और हालदार ने कॉस्मिक पेंटिंग्स पर भी चित्र बनाए हैं, यानी इसको कहेंगे ब्रह्मांड से संबंधित भी चित्र इन्होंने बनाए। असित कुमार ने कुछ एक टेक्निक का इजाद किया था, यानी प्रयोगवादी कलाकार थे, तो कुछ प्रयोग करके इन्होंने लकड़ी के पटरे पर लाख से कुछ कृतियां बनाने का काम किया था। उसको लैक्सेट तकनीक इन्होंने नाम दिया था। लकड़ी के पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर किसी विशेष तकनीक से काम किया था, उसको इन्होंने लैक्सेट नाम दिया था। तो उस लैक्सेट टेक्निक से भी इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके अतिरिक्त इनकी पेंटिंग की बात करें तो इनकी पेंटिंग के नाम में जो मुख्य नाम उभर कर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी पेंटिंग्स के नाम हैं अकबर एक निर्माणकार, पेंटिंग के नाम है इनकी
अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, इसके अलावा जंगल की आत्मा नाम से भी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। तो असित कुमार हालदार जो हैं वो काफी विविधता वाले कलाकार हैं। इन्होंने काफी विविधता के साथ काम किया है। इनकी और जो पेंटिंग्स हैं उनकी हम बात करें तो इनकी पेंटिंग्स में एक काव्यात्मक शैली है। काव्यात्मक शैली का मतलब है कि जैसे कविता में एक रचनात्मकता है, कविता में एक गेयात्मकता होती है, यानी उसमें जो एक कल्पना की शक्ति होती है वो झलक हमें इनके चित्रों में काव्यात्मकता देखने को मिलती है। काव्योपम चित्र हैं इनके। और इसके अलावा इन्होंने अपनी एक चित्र है गीतांजलि और रुबैयत ऑफ खयाम में, ये इन्होंने कुछ सीरीज बनाई थी। उनके रेखा चित्र भी इन्होंने बनाए हैं, ड्राइंग्स भी इन्होंने बनाई है। मैं कोशिश करूंगा कि असित कुमार हालदार की पेंटिंग्स के कुछ चित्र इस वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए ऐड कर सकूं, ताकि आपको उन चित्रों को देखकर ये अंदाजा होगा कि किस तरह का काम असित कुमार करते थे। असित कुमार के चित्रों की जो खास बात थी वो ये थी कि ये एक तो टेम्परा शैली में काम करते थे। तो टेम्परा शैली का मतलब यानी भारतीय चित्रकला परंपरा की जो रंगांकन शैली थी, क्योंकि जल रंग और ऑयल कलर्स जो है वो यूरोपियन टेक्निक की विशेषताएं हैं। टेम्परा शैली जो है वो भारतीय कला की मुख्य विशेषता रही। तो इनका अधिकतर काम जो है वो आपको टेम्परा शैली यानी जिसको हम पोस्टर कलर आज आधुनिक भाषा में बोलते हैं, अपारदर्शी जो रंग है उनमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके जो मुख्य चित्र हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जो बहुत फेमस पेंटिंग है आपको याद रखने चाहिए, वो परीक्षा में भी आपके काम में आएंगे। कच्छ और देवयानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जिनके नाम अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कच्छ और देवयानी, कच्छ और देवयानी। इसके अलावा अशोक वन में सीता, अशोक वन में सीता। मेघदूत, उमर खयाम, और रामायण। ये जो थी मेघदूत, उमर खयाम और रामायण, ये चित्र श्रृंखलाएं हैं, यानी पूरी सीरीज है इन पर चित्र श्रृंखला है ये तीनों। और ये जो है इनकी पेंटिंग्स के इंपॉर्टेंट नाम है। ये कच्छ और देवयानी, अशोक वन में सीता, ये इनकी पेंटिंग्स हैं सिंगल। और मेघदूत, उमर खयाम और रामायण पर इन्होंने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। तो ये कुछ खास बातें थी असित कुमार हालदार की। कुछ और बातें मैं देख लेता हूं, ये आप नोट कर लें अच्छे से। मैं इसको एक बार हटा के और फिर और बात इनके बारे में बताता हूं आपको, इनको आप नोट कर लीजिएगा। असित कुमार के बारे में बात करते हुए इनकी पेंटिंग्स के बारे में हम लिख रहे हैं, तो पेंटिंग्स के साथ साथ कुछ लोक नृत्यों की भी इनके चित्रों में सुंदर अभिव्यक्ति है। संथाल, क्योंकि ये बंगाल से ताल्लुक रखते थे तो वहां की एक जो ट्राइब है संथाल, उनके भी इन्होंने काफी चित्र बनाए हैं, ग्रामीण बालिकाओं के। इसके साथ साथ असित कुमार जो है वो शिक्षक रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी गुरु शिष्य परंपरा से निकले हुए चित्रकार हैं। तो इन्होंने कला शिक्षक के रूप में भी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में और लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स लखनऊ में इन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। कहां कहां किया, मैं नाम लिख देता हूं मैं आपके सामने। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान
स्कूल जो आज भी राजस्थान जयपुर में स्थित है। जयपुर और लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स, लखनऊ। यहां पर दोनों ही जगह पर इन्होंने काफी समय तक अध्यापन कार्य किया, असित कुमार ने। इसके अलावा असित कुमार हालदार जो हैं वो लखनऊ में प्राचार्य के पद पर भी रहे, लखनऊ में प्राचार्य के पद पर भी रहे असित कुमार हालदार। और इसके साथ साथ इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन में भी प्राचार्य का पद सुशोभित किया है 1923 में। शांति निकेतन जो कलकत्ता में है, बोलपुर एक जगह है, वहां पर शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उनके शांति निकेतन कला भवन में भी ये प्राचार्य के पद पर रहे। 1924 में ये जयपुर में रहे थे। और इसके अलावा इनके जो चित्र हैं वो हैं संथाल लोक नृत्य पर आधारित चित्र हैं इनके। संथाल मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइब है बंगाल की, संथाल लोक नृत्य और रास लीला। और बसंत बहार, ये भी इनकी मुख्य पेंटिंग्स हैं। एक जो खास बात मैं आपको बता चुका हूं कि काष्ठ की पटरे पर लाख की वार्निश का इस्तेमाल करके टेम्परा से एक चित्रण की विशिष्ट शैली इन्होंने विकसित की थी, जिसको लेक्सेट का नाम दिया था। ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखें। काष्ठ पटरे पर यानी लकड़ी के पटरे पर, काष्ठ फलक पर टेम्परा शैली के ऊपर, टेम्परा रंग के ऊपर लाख के वार्निश से एक तकनीक विकसित की थी, जिसका नाम दिया था लेक्सेट। ये इनकी खुद का एक इजाद था, खुद के प्रयोग था। तो ये जो बात थी वो असित कुमार हालदार की खास बातें थी। और इसके अलावा इन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई है। ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। इन्होंने चित्रों के साथ साथ मूर्तियां भी बनाई है, इन्होंने किताबें भी लिखी है, कुछ कविताएं भी इन्होंने की हैं। लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ के जीवन से प्रभावित होकर और इन्होंने उनकी एक विशालकाय प्रतिमा भी इन्होंने बनाई थी हालदार ने। उसमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साक्षात प्रकट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है इनकी। और हालदार के जो चित्र हैं वो आप इलाहाबाद म्युनिसिपल म्यूजियम के हालदार भवन में देख सकते हैं। इसके अलावा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में, तो बहुत सारी जगह पर इनके चित्रों के संग्रह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये खास बात थी असित कुमार हालदार की। चित्रों के नाम आप जरूर से याद रखें, ये इनके चित्रों के नाम हैं। इसके अलावा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कचोर देवयानी, ये फेमस पेंटिंग है जो आपको हमेशा याद रखना है। अशोक वन में सीता, और उसके अलावा मैं आपके वीडियो के लास्ट में कुछ पेंटिंग्स भी इनकी पोस्ट कर दूंगा आपको। मेघदूत, उमर खयाम और रामायण पर इन्होंने चित्र श्रृंखलाएं बनाई है। इन तीनों के ऊपर चित्र श्रृंखलाएं। ये चित्र हैं। तो चित्रों के नाम आप याद रखें और इनके कार्य को याद रखें। टेम्परा शैली में काम किया है। तो ये असित कुमार हालदार के साथ हमारा तीसरा जो सेक्शन था वो आज हम पूरा कर रहे हैं। आप इस पूरी चित्रकला के अध्ययन को
के जितने भी वीडियोस अपने बनाए हुए मैंने आपको पोस्ट किए उनको बहुत ध्यान से देखें, इनको अच्छे से पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पुस्तक से अवश्य पढ़ें। पुस्तक से पढ़ने से आपको उसके इन आउट सारी बात पता चलेगी। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक व्याख्यान के रूप में उस बात को एक्सप्लेन किया है। किताब से पढ़ने पे आप पूरी बात जान पाएंगे। तो किताब से पढ़ें और वीडियोस को देखें, उससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज की शंका रहती है, कोई आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो आप मुझसे कभी भी इसी ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, अपने इस एजुकेशनल ग्रुप पर। तो ये हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद से जो चालू होगा वो हमारा मूर्ति कला का सेक्शन चालू होगा, जिसका अगले वीडियोस में हम आपके लिए नई बात लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।